की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो मैं बता दूं आप लोगों को, सभी बच्चों को, चैप्टर जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि आगे इसमें नेमिंग वाला पार्ट आएगा। नेमिंग वाला पार्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आप समझें। जरा सा भी अगर इधर उधर ये चैप्टर अगर हो गया या बीच में समझ आना अगर बंद अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जहाँ से दिक्कत समझ आना बंद हो जाए तुरंत बता दें ताकि उसको दोबारा से कवर कराया जा सके, ठीक है। तो देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सबसे पहले देखो हम यहाँ पर बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से कोई बच्चा बताएगा एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। साथ साथ नोट करते जाए जरा इसको, ठीक है, क्योंकि लिखने वाला भी है इसमें और बीच में बातचीत ना करें। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which are made up of only single type of particles. अब तक हमें कितने एलिमेंट्स पता है? 130। हाँ, हम जानते हैं अब तक हमें, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा जाता है। किसी बुक्स में 114 लिखा होता है, किसी में 115, 16 और कहीं पर क्या लिखा होता है 118। तो आपने याद रखना है 118 एलिमेंट्स अब तक हमें पता है। तो एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट, मैं मिटा दूंगा ये नोट करवाते ही, ठीक है, इसके साथ साथ करते जाए। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। तो जितने भी अब तक एलिमेंट्स हमको पता है वो टोटल 118 है। पहले 114 थे, अब धीरे धीरे करके कुछ और नए डिस्कवर हो गए हैं, ठीक है ना। Which are divided, इनको हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है इनटू किस में? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। देखो एलिमेंट्स के जैसे एग्जांपल हमारे हो गए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है ना, एल्यूमिनियम, सोडियम, सिल्वर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्स होते हैं। हमने इनको क्या कर रखा है? नोट क्यों नहीं कर रहे? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। कहाँ से? मैंने अपनी दूसरी कॉपी लिख दी है अपना। कब? मैंने खुद पढ़ा था। नहीं, अभी जो पूरा बोर्ड पे जो लिखा है सब लिखना है, ठीक है। अभी सब नोट डाउन करो, क्योंकि अब ऐसे पता नहीं होता ना क्या नोट करा क्या नहीं करा, वो बाद में अपना देखते रहना। लेकिन अभी तो क्लास में जो चल रहा है वो सब कुछ नोट करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, इनको हमने अलग अलग, ये हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब सवाल ये आता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, कि एलिमेंट्स तो कितने हैं? 118 हैं। उन 118 एलिमेंट्स में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। हम लेकिन चैप्टर सिर्फ किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन में कुछ तो ऐसा होगा कोई इसके ऊपर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स या सल्फर एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे? चैप्टर क्या बना है हमारा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कोई विशेष होगा इसके अंदर, है ना। तो क्या विशेष है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो अगर ध्यान से सुनना भाई। हमने क्या करा, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट में से हमने क्या करा, 117 एलिमेंट्स को अलग कर दिया और एक अकेले कार्बन को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये जो 117 एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं, इनके हमने क्या करा? कंपाउंड्स को देखा। इनको देखा हमने, इनके कंपाउंड। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स बन रहे होंगे, ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड बन रहे होंगे, क्लोरीन के बन रहे होंगे, बहुत सारे 117 एलिमेंट्स के बहुत सारे कंपाउंड बन रहे होंगे। यहां आपने अकेला क्या ले लेना है? कार्बन। और कार्बन के कंपाउंड्स को आपने देखना है। इनके 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को काउंट कर लो और यहां अकेले किसके? कार्बन के एलिमेंट, कार्बन के कंपाउंड्स को काउंट कर लो। तो उसके बावजूद भी पता है क्या होगा? कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो ज्यादा होंगे। यानी एक अकेला कार्बन 117 एलिमेंट्स पर क्या है? भारी पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। अब क्योंकि इतने ज्यादा इसके कंपाउंड बन रहे हैं, इसलिए एलिमेंट अपने आप में क्या है? यूनिक है, और इसलिए हम इसके बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं। इतने ज्यादा एलिमेंट्स, मतलब इतने ज्यादा इसके कंपाउंड क्यों बनते हैं, वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज की भी और थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में भी। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो मैं आपको बता दिया कि भाई एलिमेंट्स वगैरह के बारे में ये सारी चीजें होती है। कुछ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है।
जो हमने शुरू के जो चैप्टर से उनमें करे होंगे ये, या कुछ बच्चों ने नहीं भी करे होंगे, तो सभी ध्यान से समझिए। देखो भाई, हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, ठीक है। 1 से 30 तक के आपको एलिमेंट्स क्या होंगे, याद होंगे एटॉमिक नंबर के साथ साथ। सुनाओ एटॉमिक नंबर, सुनाओ एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तुम सुनाओ 120 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, सूरज बताओ आगे 21 से 30। 21 से 30 स्कैंडियम, प्लैटिनम, इरिडियम, सोडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो देखो सब बच्चों को याद हो जाने चाहिए 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जैसे जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता रहा हूं तुम्हें, पर इस तरीके से ही आपने याद करना है और इस तरीके से इन एलिमेंट्स को प्रोनाउंस करना है आपने। एक इसकी टेबल है, मैंने आप लोगों को पहले भी दी हुई थी, जिन बच्चों को नहीं दी है वो ले लेना चाहते समय, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 30 तक तो ये बेसिक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। अब दूसरी बात, यहां मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख लिए, अब समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। सोडियम 11वें नंबर पर आता है, तो जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर, है ना। फिर मान लो हमने ले लिया ऑक्सीजन, ले लिया 8वें नंबर पर आता है, एल्यूमिनियम ले लिया 13वें नंबर पर आता है, क्लोरीन ले लिया 17वें नंबर पर आता है। तो कुछ 2-4 एलिमेंट्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक मैंने ले लिया इसमें नाइट्रोजन, जो आता है 7वें नंबर पर। ये तो होगा एलिमेंट्स। यहाँ हम लिखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी चीजें आपने 9th में सीखी हुई है, नहीं अगर आती तो इधर समझेंगे। देखो सोडियम 11वें नंबर पर आता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में, शेल्स में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, पहले शेल में हमेशा आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। मतलब तीसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 11 ही थे, तो जो बच गए वो हम किसमें लगा देंगे, तीसरे। ऑक्सीजन में 8 है तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 और 6। यहाँ बताओ 8 और 3, और यहाँ 2, 8 और 7, और यहाँ 2 और 5, 7वें नंबर पर आ रही है, ठीक है। दूसरी बात हम ये जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बताओ, जो आखिरी शेल में होते हैं, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आखिरी शेल में, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके, यहाँ, 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 5। क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। अब देखो हमें एक बात पता है कि हर कोई एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। हर कोई एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए वो चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब उसका जो आखिरी शेल है वो क्या रहे, कंप्लीट रहे, ठीक है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 चीजें कर सकता है, या तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, या किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देता है। यही काम पढ़ा हुआ है अब तक हमने, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करे, उसने लिए, या किसी को इलेक्ट्रॉन दिए। तो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको, उसकी वैलेंसी। अब यहाँ देखो जरा, सोडियम है, इसके बाद आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना चाहेगा, 8 करना चाहेगा। तो 2 ऑप्शन है, तो 7 ले ले या 1 दे दे। 1 दे देगा तो यही खत्म हो जाएगा शेल, तो आखिरी शेल ये बचेगा, उसमें कितने हैं, 8 हैं, तो स्टेबल हो जाएगा। तो 1 दे रहा है ना ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। यहाँ बताओ ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 2 ले रहा है। अच्छा ध्यान रखना, वैलेंसी में प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखेंगे भाई 2 है ये, ठीक है। यहाँ पर बताओ 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, समझ गए। तो ये होगी हमारी क्या, वैलेंसी। इस तरीके से हम निकालते हैं। एक चीज और होती है हमारी, यहां लिख देता हूं मैं, ल्यूइस सिंबल। पता है हर एक एलिमेंट के आखिरी शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरह के सिंबल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूइस सिंबल्स। ल्यूइस सिंबल्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के ऊपर उतने जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उतने डॉट लगा दो या क्रॉस लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। जैसे सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप क्या कर देंगे, सोडियम के ऊपर हम 1 डॉट लगा देते हैं, देख के पता चल जाएगा कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितनी डॉट आप लगाएंगे, 6 लगाएंगे।
एल्यूमिनियम के ऊपर कितने लगाएंगे 3, क्योंकि इसके क्या होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, ठीक है, और ऐसे नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे 5। तो इसको हम क्या बोलते हैं लुईस सिंबल्स कहते हैं। यहाँ अगर मैं डेफिनेशन लिखूं आप लिख लेना जहां भी अभी जगह बचेगी। लुईस सिंबल्स क्या होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर represented by dot or cross over the symbol of element। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मिनट में एक बार सारा नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर टॉपिक देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। उससे भी पहले हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं, और कार्बन से भी पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज की कि अब तक बाकी एलिमेंट्स में बॉन्ड कैसे बनते थे, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, तो हेडिंग हम यही डालेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, यहीं से हम सारी चीजें समझेंगे। तो देखो समझते जाएगा। मुझे एक बात बताएं, पहले आपने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि जैसे सोडियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। हमने 3rd चैप्टर में ये वाली बात पढ़ी हुई थी फर्स्ट टर्म में आपके। तो सोडियम क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, देखो ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, कंप्लीटली डोनेट कर देता है। ऐसा करने से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं NaCl। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी अब तक हमने यही सीखा है कोई भी एलिमेंट अगर कंपाउंड अपने बनाता है तो वो कैसे बना सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो देखो ध्यान से समझना। कार्बन जैसा कि आप सब जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी कितनी 4, और अगर इसके हम लुईस सिंबल अगर बनाए तो कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 4 आते हैं, ठीक है। अच्छा अब सीधी सी बात देखो भाई, यहां पर आप जानते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 और 4 है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, और दूसरे में कितने आ जाएंगे 4, ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। 2 और 4 हो जाएंगे। अगर हम ये कार्बन है हमारा, इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर क्या है प्रोटॉन है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, और प्रोटॉन में कितने होते हैं 6। हम जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और उतने क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई अभी हमने पढ़ा कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक एलिमेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक एलिमेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सेम ऐसे एक बार हम कार्बन में भी करके देखते हैं। भाई कार्बन में तो स्टेबल होना चाहता है बेचारा, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये क्या कर सकता है किसी और दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है किसी को। तो हम बारी बारी से दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा ये C फॉर पॉजिटिव। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन बताओ भाई 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब उसने 4 दे दिए तो बचे कितने 2, और प्रोटॉन कितने बचे, क्यों बचे प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं। भाई दिए उसने क्या है इलेक्ट्रॉन दिए ये वाले, प्रोटॉन तो यही के यही रहेंगे। मैंने कह तो दिया कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना जो होता है ना, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। 11th में आप पढ़ेंगे, अगर साइंस साइड होगे तो पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी रिएक्शन में उतनी ज्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पाती कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो सके निकल सके, तो इसलिए ये वाली कंडीशन क्या है पॉसिबल नहीं है, यानी कार्बन क्या है 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अब हम दूसरे फैक्टर को देखते हैं। मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले गेन कर ले। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास 10। इससे देखना है भाई, ये तो खत्म हो गया ना केस। इसको देखो, मेन तो ये है इलेक्ट्रॉन 6, 4 और ले लिए तो कितना हो गया 10। प्रोटॉन कितने हो गए, वो 6 के 6 रहेंगे, उसमें थोड़ी कुछ चेंज हुआ है। अब देखो पहले यहां से हम देखते हैं, पहले जो प्रोटॉन 6 थे उन 6 प्रोटॉन ने क्या किया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन्स को संभाला हुआ है। 6 जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के
आखिरी शेल में और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 हैं। तो 6 पॉजिटिव चार्ज ने 6 नेगेटिव चार्ज को संभाल रखा था, अट्रैक्ट वगैरह जो भी कुछ कर रहे थे। लेकिन आपने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा और ले लिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने से होगा क्या, जो 6 प्रोटॉन्स है उनको 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ रहे हैं। पहले वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो इन 6 प्रोटॉन्स के लिए इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये करेंगे ही नहीं ऐसा। तो अल्टीमेटली ये वाली कंडीशन भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकता। और अभी मैंने यहां आपको समझाया कि बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना जरूरी है। एक एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब एक एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड बनेगा। यहां मैंने बताया कार्बन ना ले सकता है इलेक्ट्रॉन, ना दे सकता, यानी कि इसका कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कार्बन एकमात्र ऐसा अकेला एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, ये तो अपोजिट हो गया। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि बन ही नहीं सकता, और वहां मैं कह रहा हूँ इतने ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं इसके। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड कैसे पॉसिबल होते हैं? इसका रीजन होता है कार्बन में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, इसी को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ध्यान से समझेंगे। तो देखो होता क्या है, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तक हम क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं किसको, नॉन मेटल। लेकिन यहां पर क्या होगा, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। पहला होता है हमारा सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ one electrons between two atoms। देखो एग्जांपल इसका समझेंगे, जैसे H2Cl2HCl। तो शेयरिंग एग्जैक्टली कैसे होती है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो सुनो, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये आप जानते हो, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो आप क्या करोगे, इसका ऐसे करके बना दोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 डॉट बनाएंगे। अब एक बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। मुझे बताइए कब स्टेबल हो जाएगा, जब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इसके पास क्या हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो क्या करता है, जैसे ही इसके पास कोई दूसरा हाइड्रोजन आता है, जैसे इसके पास क्या होता है, कोई दूसरा हाइड्रोजन आता है, तो ये इससे बात करता है, कहता भाई सुन, देख मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तुझे भी 1 चाहिए, मुझे भी 1 चाहिए। तो ये क्या कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समझौता। समझौता, बांड वाली वो करते हैं। क्या करते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, मतलब इसके पास तो था ही 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले का भी ले लिया। एक्चुअली में लिया नहीं है, पूरा है इसी के पास, नहीं चुराया भी नहीं है ये इसी के पास, यूज कर रहा है बस उसको। ये इसे कहते हैं शेयरिंग करना। अब ये कहेगा भाई मुझे भी चाहिए, और क्या, मैं भी तो स्टेबल होना चाहता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये इसका भी शेयर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों खुश हो जाएंगे। तो क्या कर रहा है इसने, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एक डंडा बनेगा ऐसे करके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बन गया है हमारा क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया क्या, तो नहीं आया, बताओ आया नहीं आया, नहीं फिर एक और एग्जांपल समझो। भाई मान लो एक आदमी है, ठीक है, और वो किसी एक कमरे में रहता है, और उस कमरे का किराया कितना है, मान लो 2000 रुपये, अकेला रहता है वो आदमी, ठीक है। तो उसका एक दोस्त भी आता है,
वो कहता है भाई मुझे भी रहने के लिए कमरा चाहिए, मुझे कोई दिलवा दे। तो फिर ये सोचता है भाई 2000 रुपये किराया मुझसे खुद से निकल नहीं पा रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसको अपने साथ ही रख लेता हूँ। अब वो दोनों एक साथ मिलकर एक कमरे में रह रहे हैं और किराया क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। 1000 वो देगा, 1000 वो देगा। अब दोनों का काम बन गया, दोनों खुश हो गए आराम से। मुझे एक बार बताओ, इस कमरे पर क्या दोनों में से किसी एक का पूरा पूरा हक होगा क्या? नहीं। अब ये दोनों का इक्वली यूज दोनों करेंगे। पैसे भी आप क्या कर रहे हैं, आधे आधे वो शेयर कर रहे हैं, इसे हम शेयरिंग कहते हैं। मान लो पहले वाला जो था उसने पहले से कमरे में टीवी लगा रखा था, अब दूसरा को मना थोड़ी करेगा भाई टीवी नहीं देखेगा, वो सारी चीजें यूज करेगा वो। दूसरा वाला आंखें थोड़ी बंद कर देगा उसकी। अब दूसरा वाला मान लो अपने कहीं से जुगाड़ कर आके वॉशिंग मशीन लेकर आया है, तो इसको मना थोड़ी कर सकता है इसको कि हमें तो यूज नहीं करेगा। दोनों मिलकर क्या है, यूज करेंगे, तो सामान भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसे हम क्या बोल देते हैं, शेयरिंग करना। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन भी आपस में बातचीत करके शेयरिंग अपनी कर लेते हैं और अपना बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे ही देखो क्लोरीन की भी शेयरिंग हो जाती है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब एक दूसरा क्लोरीन आएगा इसके पास, ये क्या कर लेगा, देखो इससे एक शेयर कर लेगा, 8 होगा पूरे। ऐसे ये एक शेयरिंग कर लेगा, इसके पास भी क्या होगा, पूरे 8 हो गए। और इससे क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक आप ऐसे लाइन पर आ जाएंगे, यही क्या होता है हमारा बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, Cl2, मतलब ये सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया जिसके बीच में क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। क्लियर है? आगे अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या होता है, इट इज अ HCl का तो भाई यहाँ बना देता हूँ। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है। चाहिए तो एक ही, उसको भी एक चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को 7 क्यों चाहिए, एक ही तो चाहिए बेचारा, 2 ही तो ले सकता है इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड by sharing of electrons between sharing of two electrons between 2 atoms। इसका आप एक ही एग्जांपल याद रख लो, कौन सा, O2, ऑक्सीजन। ठीक है, यहां मैं बना रहा हूं। देखो भाई ऑक्सीजन जो है 8वें नंबर पर आता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी कितनी, 2 और 6। कितनी होती है कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमारी, 2 और 6 होती है। ठीक है, अब ये भी बेचारा स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, उसके पास भी कितने हैं, 6 हैं। अब ये दोनों फिर बात करते हैं, भाई इसके पास 6 है, इसको 2 चाहिए, ऐसा भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को। ये कहता है ठीक है ले ले भाई, तू भी स्टेबल होना। अब ये कहता मुझे भी स्टेबल होना है, ठीक है भाई ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो दोनों क्या कर लेते हैं, अब देखो 2 आ गए ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तो 2 डंडे बनेंगे यहाँ पर। और 2 डंडे बनने का मतलब क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, O2। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, हाँ, जितने ऐसे वो बन जाएंगे। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, तो इसलिए डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ट्रिपल बॉन्ड की डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम, है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ऐसे 3 लिख लेना। एग्जांपल इसका भी याद आप रख लेंगे, N2। देखो नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 2 और 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले तो ऐसे बनाएंगे आप। ठीक है भाई, ये बनाना जरा ध्यान रखना कैसे करके बनाना है आपने। उसके बाद 5 है, 3 चाहिए, फिर बातें करेंगे। 8 हो गए, ऐसे ही इसके पास 5 है, 3 इसे शेयर कर लेगा तो 8 होगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इसको हम बोलते हैं N2। कुछ बच्चे इसको N3 लिखते हैं, N3 नहीं लिखना, ये जो 2 लिखते हैं ये इसका लिखते हैं कि 2 एटम्स हैं, बॉन्ड का नहीं लिखते, वो एटम्स जो है वो लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा N2। यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से महान, वो पता क्या कर देते हैं, वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं। देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं। अब जैसे नाइट्रोजन है, उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं भी कैसे भी लगा देंगे, ऐसा नहीं करना, सिमेट्री बना के बता। मान लो ये कर दिया, फिर दूसरा नाइट्रोजन है, उसमें भी कोई भी कहीं भी कैसे भी इलेक्ट्रॉन लगा देगा। आपको शेयरिंग करनी है, दिखाना है। अब 5 है, 3 चाहिए ना इसको, तो वो शेयर करने के लिए कुछ भी ऐसे 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 फिर ऐसे इसको भी करना है। 5 ये है तो 3 ये कहीं से कैसे जुगाड़ करके ऐसे करके ले लेगा, तो ये अमीबा बन जाएगा। तो ऐसा
ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रखने हैं कि सीधी सीधी स्ट्रक्चर एक बन जाए। नोट कर लो जल्दी, फिर आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ठीक है। कोई भी हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो हमने ये ले लिया CH4 और C2H6, तो देखो ध्यान से समझेंगे जरा। CH4 के बारे में बात करेंगे तो देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब 4 डॉट बनाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे हर एक के पास एक एक होगा जरूर। देखो ये इससे शेयर कर लेगा, इसको 2 चाहिए ना टोटल, ये इससे कर लेगा, ये इससे कर लेगा और ये इससे कर लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो पूरे इस तरह से हो गए। कार्बन के कितने होने चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए। तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए ना, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन का एक डंडा आपने बना देना है, तो ये बन जाएगा। और इसी को हम क्या लेते हैं, CH4, क्लियर। ऐसे ही है C2H6। C2H6 कैसे बनेगा, 2 कार्बन बनाओ, कार्बन 2 है ना, हाइड्रोजन कितने होते हैं, मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो दोनों पर 4 4 बनाओगे इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, 6 है। तो 3 हाइड्रोजन आप लगाएंगे इस पर और 3 हाइड्रोजन आप लगाएंगे इस पर। ये इससे शेयर हो जाएगा, ये इससे कर लेगा, ये इससे कर लेगा, ऐसे ये इससे और ये इससे। कार्बन को भी करोगे, कार्बन के भी 8 होने चाहिए, तो देखो कितने हो गए, पूरे 8 हो गए। ऐसे इस वाले कार्बन के भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, देखो 8 हो गए। तो मैंने बताया इधर एक डंडा आप बनाएंगे, हाइड्रोजन लगेगा, इधर एक डंडा लगाएंगे, इधर एक डंडा लगाएंगे, इन दोनों के बीच में भी एक लगेगा, और ऐसे ही इधर फिर इधर फिर इधर, और ये हमारा बन जाएगा C2H6। समझ गए। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है ये। अगर ये वाला समझ में नहीं भी अगर आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे की 4 क्लासेस में यही टॉपिक हमारा चलेगा, कार्बन की बॉन्डिंग ही चलेगी, ठीक है। उसको और डिटेल में समझाऊंगा मैं अच्छे से, इसको भी एज इट इज नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक आएगा एलोट्रॉप एंड एलोट्रॉपी। देखो भी होता क्या है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। When an element is found in two or more than 2 forms, then these forms are known as allotropes, and the property is known as allotropy। मतलब जब कोई एलिमेंट क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन हैज 2 एलोट्रॉप्स, कौन कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। यहाँ पर अब एक आता है क्वेश्चन कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट में क्या लिखो, डिफरेंस लिखो। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, कॉपी के 2 हिस्से कर लो, एक तरफ लिख लो डायमंड और एक तरफ लिख लो ग्रेफाइट। लाइन खींच के करते हैं बड़ी से। तो देखो डायमंड में क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जबकि ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ये कैसा होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। इट हैज रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और जबकि इसमें क्या होता है,
it has layered structure. तीसरा, ये चमकदार होता है, लश्करस होता है, और जबकि ये, और बताओ डिफरेंस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डल इन अपीयरेंस। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज गुड नहीं बोलेंगे, बस कंडक्टर बोल दो तो भी ठीक है ना, क्योंकि गुड का मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा। इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है इसमें, नो डाउट। और पांचवा, इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सुनो, डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, ये अगली क्लास में दिखाऊंगा भी मैं आपको, डायमंड ही दिखाऊंगा डायमंड तो है भी मेरे पास, डायमंड वो बॉल वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो वाली बना के दिखाऊंगा, 3D वाली जो स्ट्रक्चर बनती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि एनसीईआरटी में देख लेंगे, थोड़ा और क्लियरली बना रखी है ये वाली, थोड़ी गलत भी बन सकती है कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ जरा, ठीक है। ग्रेफाइट, डायमंड, हाँ ऐसा ही होता है, अंदर से होता है स्ट्रक्चर ऐसा। हाँ, डायमंड आपको दिखाने लग गया मैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा डायमंड लाना पड़ेगा, छोटा कहाँ दिखेगा आपको? इंग्लैंड जाना पड़ेगा। हाँ, छोटा लाया तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा, वो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तब से आगे आपको देखो ग्रेफाइट की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर ऊपर बन रही होती है, एक लेयर नीचे बन रही होती है, एंड द वन लेयर कैन स्लाइड ओवर अनदर। एक लेयर दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है, स्लाइड हो सकती है, इसलिए ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। यहाँ पर देखो, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जवाब दे सभी बच्चे इसका। मैंने बताया कि डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? सोच समझ के जवाब दें जल्दी से, अभी के अभी। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखें जल्दी से, कि डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी डायमंड रिजिड है ना, और नहीं, रिजिड वाला रीजन नहीं, और कोई बताओ सोच समझ के थोड़ा सा। बने दोनों कार्बन के है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो नहीं करता है। देखो सीधी सी बात है भाई, ग्रेफाइट में आप देखेंगे जितने भी ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स का मतलब होता है कार्बन, तो एक कार्बन आप देख सकते हैं कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यही एक कार्बन ये वाला भी कितना से जुड़ा हुआ है, 3 से। सब में ऐसा ही हो रहा है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कितने होते हैं, 4। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बुक होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री। इसका भी फ्री, सबका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में ऐसा नहीं होगा, एक कार्बन क्या है, पूरे 4 कार्बन के साथ क्या है, बॉन्डेड है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता। मैंने बताया कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्यूपाइड होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली रह जाता है, जो बॉन्ड नहीं बना पाता, फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एक कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। डायमंड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई रीजन पूछे तो हम क्या जवाब देंगे, अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट in the structure of graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms and 1 electron do not form bond with other carbon atom, ठीक है, या 1 electron is left free which is responsible for conduction of electricity। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, हमेशा बच जाता है हर एक कार्बन का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो वीडियो आप लोग देखोगे या नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम क्या करेंगे, कार्बन की बॉन्डिंग वाला पार्ट तो हमने कर लिया है, हम नेमिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, छुट्टी ना करे कोई बच्चा, ठीक है।
आज के लिए इतना करते हैं।